दोस्तों आज हम क्लास 12 फिज़िक्स के अंतर्गत चैप्टर 3 देखने वाले हैं इस वीडियो में। और चैप्टर 3 आपका है वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ख़ास बात यह है कि पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों और चाहते हैं कि इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है अनंत पर रखे किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब बात कर लेते हैं धन परीक्षण आवेश क्या होता है। तो देखिए, आप जानते हैं चैप्टर 1 में आपने पढ़ाई है कि आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन धन परीक्षण आवेश क्या होता है उसको जान लेते हैं। मैंने बताया भी है पहले चैप्टर के वीडियो में, धन परीक्षण आवेश को हम +Q0 से लिखते हैं। ये एक काल्पनिक आवेश होता है और इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, और किसी वैद्युत क्षेत्र में इसको अगर हम रख दें तो उस वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले आपको ये जान लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि अनंत पर रखे किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। कहने का मतलब ये है कि यदि धन परीक्षण आवेश +Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, भाई जब लाएंगे तो विस्थापन होगा और विस्थापन होगा तो कार्य होगा। तो आपने देखा कि यदि धन परीक्षण आवेश +Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो होगा V बराबर W/Q0। यानी विभव को हम V से लिखेंगे तो जो विभव का मान होगा वो किए गए कार्य और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होगा। अब बात कर लेते हैं वैद्युत विभव के मात्रक और विमा की। तो आपको बता दें कि वैद्युत विभव का जो SI मात्रक है यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, ये जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट है। और इसकी विमा की बात की जाए तो ये है mL²T⁻³ A⁻⁻1 याद रखेंगे। और वैद्युत विभव की दूसरी परिभाषा है अनंत पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो याद रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि वैद्युत विभव की परिभाषा वोल्ट है, देख सकते हैं अभी बताया भी गया। तो अब वोल्ट की परिभाषा क्या है? तो वोल्ट की परिभाषा है यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा, यानी विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। तो याद रखेंगे इसको। अगली हेडिंग है विभवांतर, जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी परिभाषा क्या है? तो आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा लगभग वैद्युत विभव से मिलती जुलती है। वैद्युत विभव में बताया गया कि अनंत पर रखे किसी धन परीक्षण आवेश +Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन विभवांतर की परिभाषा में अगर हम आएंगे तो विभवांतर की परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र। दोबारा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? तो आपको बता दें कि जो वैद्युत विभव है वो किसी एक बिंदु पर निकाला जाता है और विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच निकाला जाता है, और ये 2 बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित होते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर कहेंगे कि यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं अन्य चैप्टर्स के वो आपको मिलते रहें अच्छी तैयारी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं विभवांतर की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। उसी क्रम में आगे देखते हैं कि यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में, अभी मैंने आपको बताया कि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच निकाला जाता है। तो उसी क्रम में आपको बताया कि यदि धन परीक्षण आवेश को यानी Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में
किए गए कार्य W की बात करें तो किया गया कार्य यदि W हो तो बिंदुओं A और B के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम VA माइनस BB से लिखेंगे। संक्षेप में जान लीजिए, जो विभव में अंतर होता है उसको विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ दो बिंदु हैं A और B, आप देख सकते हैं A और B, और दोनों पर विभव हैं क्रमशः। बिंदु A पर विभव है VA और बिंदु B पर विभव है VB। तो विभव में अंतर की बात करें तो ये होगा VA माइनस BB, जिसको हम विभवांतर कहेंगे दो बिंदुओं के बीच, और इसका भी मान होगा W/Q0 जो विभव का फार्मूला था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो दो बिंदु अगर A और B हैं और परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाएं तो यहाँ विभवांतर होगा VA माइनस BB। लेकिन अगर परीक्षण आवेश Q0 को हम A से B तक ले जाते तब इनके बीच विभवांतर होता BB माइनस BA। याद रखेंगे, बराबर W/Q0। W/Q0। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं विभवांतर के मात्रक और विमा की भी। तो आपने देखा कि जो विभव का फार्मूला है वही विभवांतर का फार्मूला है। तो मात्रक और विमा जो विभव के होंगे वही विभवांतर के भी होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं विभवांतर का भी मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट है, और विमा की बात किया जाए तो ml² T⁻³ A⁻⁻1 है। अगली हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पूछी जाती है, और जिसको हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं। EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है, और जिसका प्रयोग परमाणु जो भौतिकी है यानी एटॉमिक फिजिक्स इसमें किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा की। तो आपको बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच एक वोल्ट का विभवांतर हो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ये पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV ये बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना अति आवश्यक है, पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल में विशेष करके इसका प्रयोग है। उसी क्रम में आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रक की बात किया जाए तो वह है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको KeV से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको MEV से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम BeV से प्रदर्शित करते हैं। और आपको बता दें कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जूल की बात किया जाए तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻16 जूल होते हैं। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात किया जाए तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और 1.6 × 10⁻13 जूल होते हैं। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10�9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और जूल की बात किया जाए तो 1.6 × 10⁻10 जूल होते हैं। याद रखेंगे। अगली हेडिंग है जो कि एक डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बहुत पूछा जाता है और इस पर डेरिवेशन करेंगे। इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देख लेते हैं। तो आपको बता दें, इसके लिए मान लिया कि माना बिंदु O पर +Q कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तथा आवेश +Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं फिगर द्वारा इसको। तो आपको बता दें, मैंने कहा कि माना बिंदु O पर, तो ये बिंदु O आपका हो गया, और इस पर +Q कूलम आवेश स्थित है। देख सकते हैं बिंदु O पर आपने देखा कि +Q कूलम आवेश क्या है, स्थित है। तो आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बिंदु O से r मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं यहाँ
स्मॉल आर मीटर की दूरी ली गई है, यहाँ आपके सामने है। स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, और कहाँ से, बिंदु ओ से। बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और उसी तरह हमने मान लिया बिंदु ओ से, आप देख सकते हैं बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु बी है जहाँ पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। क्या रखा गया, Q0 रखा गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना K है, और बिंदु O से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और माना बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, B है, जहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, और इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वो कितना है, F है। देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक आवेश हो गया प्लस Q और दूसरा आवेश हो गया प्लस Q0। तो आप जानते हैं कि दोनों आवेश धनात्मक हैं, और यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम ने बताया भी था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है ये आप बल देख रहे हैं, आपके सामने है बल F, ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल है। तो यहाँ पर कूलाम के नियम से हम प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच निकालेंगे, देख सकते हैं। और कूलाम का नियम पहले चैप्टर में आपने पढ़ा ही है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहाँ हम लगाएंगे कूलाम का नियम। देख सकते हैं कूलाम के नियम से आवेश प्लस Q के कारण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। आप देख सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 1। अब आगे देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि आपने बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश रखा था और कूलाम का नियम लगाया। अब इस धन परीक्षण आवेश को हम बिंदु B से उठाकर कहाँ ले आएँ, C तक। तो विस्थापन होगा, यानी एक छोटा सा विस्थापन होगा। ये विस्थापन कितना हो, dx हो। तो विस्थापन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम आवेश को B से उठाकर C पर ला रहे हैं, तो विस्थापन dx होगा, और जहाँ विस्थापन होगा वहीं कार्य होगा। तो हम कार्य निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माना धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक एक अनंत सूक्ष्म दूरी, और दूरी कितनी है, dx, ले जाया जाता है, यानी विस्थापन dx होता है। तब बल F के विरुद्ध किया गया कार्य, तो कार्य भी छोटा होगा क्योंकि विस्थापन छोटा है। और जब कोई भौतिक राशि जिसका मान घट रहा हो तो उसके साथ d का प्रयोग होता है, तो चूँकि कार्य भी छोटा होगा तो ये कार्य होगा dw। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल हो गया आपका F, और विस्थापन चूँकि बल के विरुद्ध हो रहा है, बल की दिशा के विरुद्ध, तो ये माइनस में लिया जाएगा, यानी माइनस dx होगा। तो ये बल गुणे विस्थापन जब हम लिखेंगे तो F गुणे लिखेंगे माइनस dx। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो किए गए कार्य की बात करें तो dw बराबर F गुणे माइनस dx होगा, और F की वैल्यू ऊपर से उठाकर रख देंगे, जो कि आपने देखा कि F की वैल्यू कितना निकाला गया था। F की वैल्यू निकाला गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो F की वैल्यू यहाँ उठाकर रख देंगे, तो आपका ये मान आएगा, राइट। अब -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अलग कर लेंगे, तो Q0 अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर और dx, देख सकते हैं। अब यहाँ एक कंडीशन लग जाती है कि यदि धन परीक्षण आवेश Q0 जो प्लस Q0 था, इसको अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य अगर हम निकालें। अभी तक आपने क्या देखा कि जो धन परीक्षण आवेश था प्लस Q0, इसको आप बिंदु B से कहाँ लाए थे, बिंदु C पर लाए थे। तो छोटा सा विस्थापन हुआ और आपने छोटा सा कार्य निकाल लिया। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर ये धन परीक्षण आवेश सीधे अनंत पर हो, और अनंत से हम उठाकर कहाँ लाएं, बिंदु A पर, जहाँ हमें वैद्युत विभव निकालना है, कब जो कार्य होगा वो संपूर्ण कार्य होगा, बड़ा कार्य होगा, और उसको निकालेंगे। तो धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर बिंदु A तक लाने में जो कार्य होगा वो संपूर्ण कार्य होगा, और संपूर्ण कार्य को हम W से लिखेंगे। और इसका मान जो छोटा सा कार्य आपने निकाला था dw, उसका यदि हम समाकलन करते हैं
आप देख सकते हैं ये समाकलन का चिन्ह है। तो यदि उस छोटे से कार्य का हम समाकलन कर दें तो हमें संपूर्ण कार्य W का मान प्राप्त हो जाएगा। अब चूँकि हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A पर ला रहे हैं, तो बिंदु A की O से दूरी कितनी है, R है, पहले देख चुके हैं, और अनंत से A पर ला रहे हैं, तो जो समाकलन की लिमिट होगी वो हो जाएगी, आप देख सकते हैं, इन्फिनिटी टू R और dW हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि किया गया जो कुल कार्य होगा वो इंटीग्रल ऑफ लिमिट इन्फिनिटी टू R हो जाएगा। और किसका समाकलन करेंगे, dW का, देख सकते हैं। अब ऊपर से dW का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, जो कि था -1/4πε0 के Q0 अपान R² dx। अब -1 अब यहाँ पर आपने देखा कि -Q0 अपान 4πε0 के बाहर कर लेंगे, तो समाकलन किसका होगा, समाकलन होगा वो -1/x² का, देख सकते हैं। और आपको बता दें कि भाई माइनस चिन्ह तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल होगा 1/x², 1/x² होगा। और इसका जब समाकलन हो जाएगा तो समाकलन होगा -1/x, ये याद रखना होगा। ये समाकलन आपने मैथ में पढ़ा है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको याद रखना होगा कि 1/x² का समाकलन होता है -1/x, और बड़ा ब्रैकेट लगाकर लिमिट जो इन्फिनिटी टू R थी ये बाहर लिख देंगे, देख सकते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह बाहर कर लेंगे, तो यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट में केवल बचेगा 1/x। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो x के स्थान पर पहले हम R रखेंगे, तो हो जाएगा 1/R, देख सकते हैं। फिर माइनस लगता है, फिर x के स्थान पर नीचे वाली लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 1/∞, देख सकते हैं। और 1/∞ की वैल्यू होती है 0, याद रखेंगे, तो बचेगा केवल आपका 1/R। तो फाइनली मान आया दोस्तों W बराबर, देख सकते हैं, 1/4πε0 के Q0 अपान R। तो ये किया गया कुल कार्य निकाल लिया गया। अब चूंकि बिंदु A पर हमें विभव निकालना है, तो +Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव की बात करें तो विभव का फार्मूला आपने पढ़ा ही है कि V बराबर होता है W/Q0। अब W का जो मान अभी आपने निकाला है समीकरण 2 में, आप देख सकते हैं, ये W का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, तो जब रख देंगे तो Q0 कैंसिल होगा, और ये फार्मूला आएगा V बराबर 1/4πε0 के Q अपान कितना R होगा, V बराबर 1/4πε0 के Q अपान R, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लग जाती है कि निर्वात अथवा वायु के लिए, तो निर्वात अथवा वायु के लिए माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है K, याद रखेंगे, इसका मान सदैव 1 होता है, तो K = 1 रख देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो आपकी V बराबर होगी 1/4πε0 Q अपान R, और ये फाइनल आपका डेरिवेशन होगा। तो इस तरह आपने देखा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो फार्मूला है वो आपने सिद्ध किया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें, इस फार्मूले का प्रयोग इस चैप्टर के हर डेरिवेशन में होने वाला है, तो याद रखेंगे, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का ये फार्मूला है और इसका उपयोग आगे भी होगा। उसी क्रम में अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, और इन आवेशों के बीच अल्प दूरी 2L होती है। तो उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम निकालेंगे वैद्युत विभव। और आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने की बात किया जाए तो इसकी 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है अक्षीय विधि और दूसरी है निरक्षीय विधि। तो ये दोनों विधियों से हम निकालेंगे और दोनों पूछी भी जाती हैं। तो पहली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हम ज्ञात करेंगे। तो आपको बता दें, इसके लिए एक वैद्युत द्विध्रुव हम लेंगे। तो आप देख सकते हैं AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं -Q आवेश है और +Q आवेश है।
दो आवेशों से मिलकर बना है जिसका मध्य बिंदु है O, और वैद्युत द्विध्रुव में आपने पढ़ा है कि आवेशों के बीच की अल्प दूरी होती है 2L। तो जब O मध्य बिंदु हो गया तो आधी दूरी L हो जाएगी और शेष आधी दूरी L हो जाएगी, और L में L जोड़ेंगे तो 2L होगी, आप देख सकते हैं। और इसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब अक्षीय स्थिति की बात करें तो अक्षीय स्थिति की बात की जाए तो अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु वहाँ होगा जब वैद्युत द्विध्रुव की सीध में, आप देख सकते हैं, इसको रखा जाए। तो ये बिंदु P इसकी सीध में रखा गया है, तो ये अक्षीय स्थिति में होगा। तो अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और किसके कारण ज्ञात करना है? वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण। तो आप देख सकते हैं कि ये दो आवेशों से मिलकर बना है, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हम क्या निकाल लेंगे? वैद्युत विभव निकाल लेंगे। चूँकि आवेश दो हैं तो ये विभव होंगे V1 और V2, यानी V1 V2 दो विभव होंगे, आप देख सकते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा वो V1 मान लेते हैं, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा उसको V2 मान लेते हैं, याद रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी की बात किया जाए तो वो दूरी होगी r माइनस L। देख सकते हैं कितनी दूरी होगी? r माइनस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें लेनी है, तो पूरी दूरी r है, r में से जब L घटाएंगे तब ये दूरी मिलेगी। लेकिन अगर माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी लेनी है तो r दूरी में हमें L दूरी जोड़नी होगी, यानी ये दूरी होगी r प्लस L। आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तथा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जो कि पहले बताया गया। तथा बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी आपको बताया, ये दूरी कितनी थी? r माइनस L थी, r माइनस L, तथा आवेश माइनस Q से दूरी कितनी थी? r प्लस L है। और अब हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों से, यानी दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत विभव निकालते हैं। तो ये वैद्युत विभव होगा V1, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R की जगह दूरी ली जाएगी आवेश से बिंदु P की, तो ये दूरी होगी r माइनस L, और समीकरण 1 मान लेंगे। और उसी तरह माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर भी वैद्युत विभव निकालेंगे, तो इस विभव को मान लेते हैं V2। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अपान R प्लस L। यहाँ पर याद रखना होगा, वैद्युत विभव निकालते समय आवेश का चिन्ह सहित मान लिया जाता है। तो चूँकि माइनस Q आवेश के कारण आप विभव निकाल रहे हो बिंदु P पर, तो माइनस Q आवेश यहाँ रखा जाएगा, राइट। अब माइनस पहले ले आएंगे तो V2 बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव अगर बिंदु P पर V है तो इसका मान, जो निकाले गए विभव हैं V1 और V2, इनके योगफल के बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव है B, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम दोनों मान रखकर जोड़ेंगे, यानी V बराबर हो जाएगा, ये V1 का मान हो गया, ये V2 का मान हो गया, दोनों रखकर जोड़ेंगे। और इसमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, अंदर बचेगा 1/r माइनस L माइनस 1/r प्लस L, देख सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तिरछा गुणा, तो ये मान आएगा। और ब्रैकेट ऊपर ओपन करेंगे तो r प्लस L और माइनस r प्लस L हो जाएगा, जिसमें माइनस r प्लस r आपका कैंसिल होगा और L और L जुड़ जाएगा। तो L और L जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2L, यानी V बराबर आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ एक कंडीशन लग जाती है कि यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। और वैसे भी फिगर में आपने देखा कि L दूरी बहुत ही छोटी दूरी है R की तुलना में, तो L स्क्वायर जो दूरी होगी उसको R स्क्वायर की तुलना में हम नगण्य मान सकते हैं, यानी गणना से यहाँ से हटा देंगे। किसको हटा देंगे? L स्क्वायर को। तो ये मान आपका प्राप्त होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
और 2QL/r², यानी 2L जो यहाँ पर मान था उसके साथ Q ले लेते हैं तो 2QL/r² हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, और P को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी 2QL के स्थान पर हम P लिख सकते हैं। तो 2QL की जगह P लिखेंगे तो हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 के P/r²। और जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो K का मान 1 रख देंगे यहाँ पर, तो फाइनली डेरिवेशन हमारा प्राप्त होगा। तो V बराबर 1/4πε0 P/r², जो कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और किन किन चैप्टर्स पर आपको वीडियो चाहिए ये भी हमें अवश्य बताइएगा। उसी क्रम में अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अभी आपने अक्षीय स्थिति में किया, अब करने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालने। तो देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव AB है, जैसे अक्षीय स्थिति में आपने देखा, जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और दो आवेशों से मिलकर बना होता है, -Q आवेश और +Q आवेश। और इन आवेशों के बीच की दूरी जो अल्प दूरी होती है वो 2L होती है। तो जब मध्य बिंदु O है आपका, तो आधी दूरी L होगी और शेष आधी दूरी L हो जाएगी। और निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति तब बनेगी जब इस वैद्युत द्विध्रुव की सीध में बिंदु P को न लेकर इसकी निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति इसकी सीध में ना होकर वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो उसी क्रम में आप यहाँ देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आपका AB हो गया, और जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। तो इसके मध्य बिंदु O से इसकी लंबार्धक रेखा पर निरक्षीय स्थिति में यहाँ बिंदु P लिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जो कि निरक्षीय स्थिति में है। तो उसी तरह हम यहाँ भी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, ये V1 होगा। और +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी BP। कितनी दूरी होगी, BP दूरी होगी, आप देख सकते हैं। क्योंकि +Q आवेश बिंदु B पर रखा है और हमें निकालना कहाँ है, P पर निकालना है, तो +Q आवेश से P तक की दूरी होगी BP। और -Q आवेश की बात करें तो -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी AP होगी, तो याद रखेंगे। तो उसी क्रम में हम देख सकते हैं कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालें तो विभव होगा ये V1, और V1 बराबर 1/4πε0 के Q/r होता है। r दूरी होती है, तो दूरी की बात मैंने की, अभी आपको बताया कि +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी थी, BP थी, तो r की जगह BP रखेंगे। और -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, कि विभव होगा V2, और V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के -Q/AP, देख सकते हैं। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे, तो यदि परिणामी विभव V है तो V का मान V1 और V2 के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ रख देंगे V1 का मान, और फिर V2 की जगह V2 का मान, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि जो AP दूरी है, यानी AP दूरी जो आपकी है, ये BP दूरी के क्या है, बराबर है। तो यदि हम AP दूरी को BP के बराबर कर दें, यानी AP बराबर BP हो जाए, तो आप देख सकते हैं, यानी जो AP दूरी है उसकी जगह हम BP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे तो दोनों वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी, देख सकते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो +1/4πε0 के Q/BP हो जाएगा, और -1/4πε0 के Q/BP हो जाएगा। तो वही वैल्यू प्लस में है, वही वैल्यू माइनस में है, तो माइनस प्लस वैल्यू कट जाएगी, और निरक्षीय स्थिति में जो विभव होगा उसका मान 0 आएगा, देख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का जो विभव होगा वो 0 होगा, यानी निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और देख लेते हैं। तो आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि दो वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे।
कूलाम के नियम में आप पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य उन आवेशों के निकाय यानी सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी कार्य को ही हम निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवेशों को किसी निकाय की, यानी आवेशों से बना अगर कोई निकाय है तो उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कोई निकाय यानी सिस्टम दो आवेशों से मिलकर बना है, मान लिया पहला आवेश Q1 हो गया और दूसरा आवेश Q2 हो गया, तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर या दूर ले जाकर। तो अब हम ऐसे ही किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यहाँ हम ज्ञात करने वाले हैं, और इसके लिए मान लिया कि एक निकाय है, देख सकते हैं निकाय क्या है AB, और ये दो आवेशों से मिलकर बना है। बिंदु A पर आवेश है Q1 और बिंदु B पर आवेश है Q2, देख सकते हैं। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है R, यानी दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। तो आप सीधी बात जानते ही हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ऐसा कूलाम ने कहा, और कूलाम के नियम को आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ दोनों ही धनावेश हैं, देख सकते हैं, तो इनके बीच जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम प्रतिकर्षण बल निकालेंगे, और उससे पहले जो हमने बताया उसको आप देख सकते हैं कि माना एक निकाय AB है जो दो आवेशों +Q1 और +Q2 से मिलकर बना है और जो एक दूसरे से R दूरी पर निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं। और इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं जो दूसरा आवेश +Q2 है वो बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। यानी आपने देखा जो दूसरा आवेश यहाँ पर +Q2 हमने रखा था बिंदु B पर, इसको मान लेते हैं बिंदु B पर ना होकर कहाँ पर है, अनंत पर है। बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। तो बचा आपका कौन सा आवेश, +Q1। तो इस आवेश के कारण हम निकालेंगे सबसे पहले बिंदु B पर वैद्युत विभव। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि +Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव निकालेंगे, और विभव का फार्मूला आप जानते ही हैं, V = 1/4πε0। और चूँकि आवेश Q1 के कारण निकाल रहे हैं तो Q की जगह Q1 रखेंगे, अपान हो जाएगा R, समीकरण 1 मानेंगे। लेकिन जो आवेश आपने अनंत पर रखा था Q2 आवेश को, अब उस आवेश को अनंत से कहाँ लाएं, बिंदु B तक। तो अनंत से जब बिंदु B तक लाएंगे तो विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो कार्य होगा। तो निकालेंगे किया गया कार्य। तो ये कार्य अगर W है तो W बराबर होगा V × Q2, देख सकते हैं। और V का मान जो ऊपर आपने निकाला है उसको रख देंगे, तो ये फाइनली आपका मान आएगा W = 1/4πε0 Q1 Q2/R, यानी किया गया कार्य निकाल लेंगे। और यही कार्य जो परिभाषा बताई गई है उसके अनुसार यही कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम किसके रूप में लिखते हैं, इसको हम U से लिखते हैं। यानी अगर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है तो U का मान किए गए कार्य W के बराबर होगा। तो जो W का मान हमने निकाला है वही आपका U का मान हो जाएगा। तो इस तरह स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकल आया, U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो को यदि आप 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। उसी क्रम में अगली हेडिंग है दोस्तों जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विभव प्रवणता, जिसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जान लेते हैं विभव प्रवणता की डेफिनेशन क्या है। तो आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। तो याद रखेंगे। और विभव में परिवर्तन को हम ΔV से लिखते हैं, तो इसका फार्मूला होगा विभव प्रवणता बराबर -ΔV अपॉन ΔX।
तो जो यहाँ माइनस चिन्ह लगा है वो ये प्रकट करता है कि दूरी बढ़ने के साथ विभव घटता है, तो ऋणात्मक चिन्ह का ये अर्थ होगा। तो याद रखेंगे विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। याद रखेंगे। अगली हेडिंग है दोस्तों, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, तो समझ लेते हैं। तो चित्र द्वारा इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो मान लिया कोई बिंदु O है जिस पर एक प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है, तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, आप जानते ही हैं। तो आवेश प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में हमने मान लिया बिंदु A है और जो कि O से x दूरी पर है। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश ये रखा हुआ है और इस आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इससे x दूरी पर एक बिंदु A है, देख सकते हैं, और बिंदु A के समीप एक अन्य बिंदु है B जो कि उससे अल्प दूरी पर है। भाई अल्प दूरी कितनी है, डेल्टा x है, और बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश हम रखेंगे तो दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करेगा और ये बल होगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो धनात्मक है और आप जानते हैं समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करेगा, देख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 कहाँ स्थित है, बिंदु B पर स्थित है, मैंने बताया। तो इस पर एक बल कार्य करेगा, यानी इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो होगा F बराबर Q0E, समीकरण 1 मान लेंगे। और जो धन परीक्षण आवेश है मैंने बताया बिंदु B पर रखा है, कहाँ रखा है, बिंदु B पर, और बिंदु B से अगर हम A तक लाते हैं तो B और A के बीच की दूरी मैंने बताया अल्प दूरी डेल्टा x है। तो बिंदु B से A तक लाने में आवेश का विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो कार्य होगा, लेकिन विस्थापन अगर छोटा है तो कार्य भी छोटा होगा। तो आपको बता दें कि आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में बल F के विरुद्ध कार्य करना होगा, और ये किया गया कार्य बहुत छोटा होगा। मान लिया ये किया गया कार्य डेल्टा W है, कितना है, डेल्टा W। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, क्योंकि जो विस्थापन डेल्टा x है वो बल की दिशा के विरुद्ध है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा, यानी माइनस डेल्टा x होगा। और F का मान आपने ऊपर निकाला ही कि F का जो मान होता है Q0E, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा ही है। तो यहाँ F का मान हम रख देंगे, तो डेल्टा W बराबर आपका आएगा माइनस Q0E डेल्टा x, और Q0E डेल्टा x तो आपका होगा ही। अब अगर हम Q0 को यहाँ से डेल्टा W के नीचे ले आएँ तो हो जाएगा डेल्टा W अपॉन Q0, और यहाँ बचेगा माइनस E इंटू डेल्टा x। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम विभवांतर की परिभाषा से ये भी जानते हैं कि डेल्टा W अपॉन Q0 ये बराबर होता है विभवांतर डेल्टा V के, और डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर आपने निकाला ही है। इसको आपने क्या माना है, समीकरण 2 माना है, एक ऊपर है, और इसको क्या माना है, समीकरण 3। तो दोनों की हम करा देंगे तुलना। तो आप देख सकते हैं इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा दोनों का। तो आ जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा x बराबर डेल्टा V के। तो माइनस E बराबर होगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो E बराबर आपका हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। और अभी आपने पढ़ा कि माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x ये क्या होता है, ये होता है विभव प्रवणता। तो आपने सिद्ध किया कि विभव प्रवणता का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या आया, बराबर आया, और यही दोनों में संबंध का सूत्र है E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो याद रखेंगे दोस्तों, निष्कर्ष ये निकला कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। याद रखेंगे, इसका निष्कर्ष यही निकला। और आपको बता दें, मैंने आपको पहले बताया भी कि ऋणात्मक जो चिन्ह लगा है वो यही प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, तो ये भी याद रखेंगे। उसी क्रम में अगली हेडिंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है, एक समान y वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, पूछी जाती है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है और एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अपनी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाते हुए, यानी थीटा कोण घुमाया जाता है, उस दशा में वैद्युत द्विध्रुव पर जो प्रत्यानयन
बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा वो टाउ से लिखा जाएगा, और टाउ बराबर पहले लेशन में आपने पढ़ा है, ये होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। टाउ को हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, और जो पी है इसको हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा होगा। समीकरण इसको 1 मान लेंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद यदि टाउ को हम नियत मानते हुए वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से और घुमा दें, पहले कितना घुमाया, थीटा कोण से घुमाया, अब इसके आगे डी थीटा कोण और घुमा दें तो कोणीय विस्थापन होगा, और कोणीय विस्थापन होगा तो कार्य भी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, कार्य भी छोटा होगा क्योंकि कोणीय विस्थापन में हमने डी का इस्तेमाल किया है, यानी बहुत छोटा विस्थापन होगा तो कार्य भी छोटा होगा। तो कहने का मतलब है कि द्विध्रुव पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो इसका मान पी साइन थीटा डी थीटा की क्या होगा, बराबर होगा, याद रखेंगे। उसी क्रम में अब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा 0 कोण से अगर हम थीटा कोण ले जाएं, यानी थीटा कोण घुमाएं, तो किया गया जो कार्य होगा वो संपूर्ण कार्य होगा, और संपूर्ण कार्य को हम W से लिखते हैं, और W का मान तभी प्राप्त होगा जब ऊपर निकाले गए छोटे से कार्य का क्या होगा, समाकलन होगा। तो इसका समाकलन करेंगे तो आप देख सकते हैं, और आपने देखा कि ये जो संपूर्ण कार्य हम निकालने जा रहे हैं वो थीटा 0 से थीटा के बीच निकालने जा रहे हैं। तो समाकलन की लिमिट होगी थीटा 0 से थीटा तक। तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ थीटा 0 टू थीटा डी डब्ल्यू, देख सकते हैं। और डी डब्ल्यू का मान ऊपर निकाल चुके हैं, पी साइन थीटा डी थीटा है, तो पी बाहर हो जाएगा, इसमें साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होगा। तो साइन का समाकलन दोस्तों होता है माइनस कॉस थीटा, याद रखेंगे, और माइनस बाहर कर लेंगे। तो जब माइनस बाहर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा पी, अंदर बचेगा कॉस थीटा, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो थीटा की जगह पहले थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, देख सकते हैं। फिर थीटा की जगह हम क्या है, थीटा 0 रखेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा 0, और किसके बराबर है, W के बराबर। अब अगर हम ये माइनस चिन्ह अंदर गुणा कर दें तो ये फाइनली आपका मान आएगा W बराबर पी कॉस थीटा 0 पहले आ जाएगा, माइनस क्या होगा, कॉस थीटा। तो किया गया संपूर्ण कार्य हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव अपनी साम्य स्थिति में है तो याद रखेंगे थीटा 0 बराबर 0 होगा। तो इस फार्मूले में हम थीटा 0 की जगह 0 रख देंगे तो हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो किया गया कार्य जो W होगा वो W बराबर आएगा P, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, देख सकते हैं। तो ये फाइनल डेरिवेशन आपका निकलेगा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और यदि चाहते हैं कि अन्य चैप्टर्स के भी वीडियो आपको समय से मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले चैप्टर्स के वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक अन्य चैप्टर को लेकर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।